नमस्कार, एक दफ़ा पुनः स्वागत है तमाम दर्शकों का कार्यक्रम तबसरा की इस कड़ी में। ये एक संयोग है कि आज भारत का विजय दिवस है, जिसे पूरा देश पाकिस्तान के खिलाफ सन 1971 में उस बड़ी काबिल तारीफ जीत के लिए मनाता है। अपने देश के जवानों के उस अदम्य शौर्य और साहस को जहन में रखते हुए हर भारतीय को इस दिन पर गर्व होता है कि किस तरीके से हमने अपने उस पड़ोसी को उस हकीकत से वाकिफ कराया था जो वास्तव में थी। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हर बार की तरह एक नई शख्सियत जुड़ी है, और जैसे मैंने विजय दिवस का हवाला दिया तो आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता जम्मू से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, कर्नल देवेंद्र आनंद, लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद। तो आनंद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। सबसे पहले तो आपको भी मुबारक है विजय दिवस पे। जैसे मैंने जिक्र किया तो ये समूचे देश के लिए एक बड़े गर्व हम सब के लिए मुबारक जी। कर्नल साहब, मेरा सबसे पहला और सबसे अहम तरीन सवाल, फैक्ट एंड फिगर्स को अगर हम लेकर बात करें तो बीते करीब करीब 8 से 10 महीनों का जो दौर, अगर हम एक साल भी लेके चलें तो पाकिस्तान ने निरंतर और बिना किसी उकसावे के अकारण गोलाबारी जो है वो चाहे वो LOC हो या IB हो वो की है, और ख़ास तौर से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। ये भी सच है कि प्रत्युत्तर में वो दुश्मन की बंदूकों को चुप कराने के लिए, उसकी तोपों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे जवानों ने भी उसी भाषा में उसको जवाब दिया है। लेकिन ये जो सीज फायर वायलेशन की कंटिन्यूसली जो घटनाएं हो रही हैं, इसको स्थानीय लोगों की वास्तविकता के साथ अगर हम जोड़कर देखें तो आप इसे बीइंग स्पोक्सपर्सन ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्री, हाउ यू थिंक अबाउट इट एंड व्हाट कुड बी द एंटीडोट इफ यू फील, अगर कोई हमारे पास हो, कि हम कैसे इसको, हमारा यह देश और हमारे वो लोग जो सीमा पर खड़े हैं, जो सीमा पर रह रहे हैं, वो कैसे फेस करें, या कैसे इस नामुराद पड़ोसी से और उसकी इस तरह की कायराना हरकतों से किस तरह से पेश आया जाए। जो ये लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर वायलेशंस किए जा रहे हैं जी, और इसमें अगर आप पिछले कुछ सालों की फिगर्स देखें जी तो निरंतर बढ़ोतरी होती जा रही है जी। 2018 में ये फिगर 2000 से कम थी जी, और 2019 में 3200 के आसपास आई जी, और इस साल के अगर फिगर्स देखें तो पिछले सभी सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं और इट हैज टच्ड नियरली 4000 के 3800 से ऊपर सीज फायर वायलेशन हो चुके हैं अब तक। बहुत बड़ा आंकड़ा है जी, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है जी। और एक और चेंज जो हमने देखा है कि पाकिस्तान की तरफ से दो सीज फायर वायलेशन करने का एक मकसद उनका सिर्फ वही है कि इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स करना जी, और सीज फायर वायलेशन से बेसिकली कि हमारी फोर्सेस एंगेज हो जाएंगी उनको एंगेज करने में जी, सो दे मे ट्राई इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स जी जी। तो ये एक बेसिक मकसद है उनका सीज फायर वायलेशन करने का जी। सेकंड, उनका जो चेंज देखा गया है पिछले कई सालों से, पहले एटलीस्ट वो सिर्फ जो हमारी भारतीय सेना की पोस्ट थी उनको टारगेट करते थे जी, बट ये भी एक बहुत ही अमानवीय उनकी तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कि अब उन्होंने जो बेसिकली इनोसेंट सिविलियंस लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास रहते हैं उनको लगातार निशाना बनाए जा रहे हैं जी। और बहुत सारी मतलब दर्दनाक घटनाएं पिछले कुछ समय में हमें देखने को मिली हैं जी। और काफ़ी मात्रा में सिविलियंस को नुकसान भी उठाना पड़ा है, जिसमें चाहे जो पोर्टर जो इंडियन आर्मी के साथ काम करते हैं वो हों या जो भी इंडियन आर्मी की पोस्ट्स हैं उनके आसपास जो कोई गांव हो, तो उनमें बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है जी। और ये एक बहुत ही अमानवीय व्यवहार पाकिस्तानी फोर्सेस की तरफ से होता है। उनको जवाब मुंह तोड़ दिया जाता है, बट हमारी तरफ से हमेशा पहल नहीं होती है, पहल कभी नहीं होती है। साथ ही साथ जब हम जवाब देते हैं तो हम ये डबल इंश्योर करते हैं कि कभी भी किसी निहत्थे या किसी इनोसेंट सिविलियन को उसका नुकसान झेलना पड़े जी। हमारी तरफ से सिर्फ और सिर्फ उनकी पोस्टें टारगेट की जाती है, ताकि जिस पोस्ट से वो हमारे सिविलियन पे या हमारी सेना के ऊपर
गोलाबारी करते हैं, वो पोस्ट ही बर्बाद हो जाए, ताकि वहां से दोबारा उसकी हिम्मत ना हो कि वहां से फायर कर सके। कर्नल साहब, मैं इसी सवाल को थोड़ा सा और विस्तृत ढंग से लेना चाहूँगा। जैसे मैंने पहले बात की, हम उदाहरण का बात करते हैं, शायद ये वाजपेयी साहब का कथन था कि हम अपने पड़ोसी को, मैं आई एम नॉट डैम श्योर अबाउट द पर्सन बट आई थिंक सो, कि आप अपने पड़ोसी को कभी तब्दील नहीं कर सकते हैं। मेरा ये सवाल है आपसे, जैसे हम देखते हैं कि तमाम सरहद के ऊपर जो हमारे रिहायशी इलाके हैं, अब ये तय है कि पड़ोसी अपनी इन बेजा और कायराना और कॉवर्ड किस्म की जो हरकतें हैं उससे बाज नहीं आएगा। व्हाट कुड बी द एंटीडोट? उसमें जैसे एक बड़ा ये एक वाजिब तरीके का एक एंटीडोट हो सकता था कि हम उन इलाकों में जहाँ पे ये स्थानीय लोग हमारे रह रहे हैं बॉर्डर के ऊपर, कम से कम जो नई कंस्ट्रक्शन होती है उसमें बेसमेंट्स का एक, अगर हम, जैसे आप देखिए कि मोर्चे जो थे वो इंडियन आर्मी में युद्धों के समय से बने आए हैं, आज की तारीख पे तो बहुत तेरे जो हैं वो उस पोजीशन में भी नहीं है कि उनको इस्तेमाल किया जाए। तो क्या स्थानीय लोगों में ये जागरूकता लाने से फ़ायदा होगा कि वो अपने नए निर्माण में कम से कम इस तरीके का कुछ कंस्ट्रक्शन करें कि ऐसी किसी भी परिस्थिति में माल का तो चलो हम एक तरफ रख दें, कम से कम जान का जो नुकसान है, कीमती जान का, बेशकीमती जान का, वो ना हो? क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आई थिंक इनके लिए, जितने भी सिविलियंस बॉर्डर एरियाज में रह रहे हैं उनके लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं कि उनकी सेफ्टी को कैसे इंश्योर किया जाए जी। उन्होंने कम्युनिटी बंकर्स एंड कई सारी फैसिलिटीज सिविल एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट कर रहा है। साथ ही साथ मेरे हिसाब से जो सिविलियन वहाँ पे रह रहे हैं जी, और जो सदियों से ये चीज़ झेलते आए हैं जी, तो उनको भी, उनकी तरफ से भी एफर्ट होने चाहिए जी, कि वो किस तरीके से अपना जो भी कंस्ट्रक्शंस करते हैं, एंड बेसमेंट वाला जो आपने आइडिया दिया बहुत बढ़िया आइडिया है जी, कि ताकि एटलीस्ट दे हैव वन सेफेस्ट कॉर्नर टू स्टे, चाहे कितनी भी एडवर्स सिचुएशन हो जाए, एटलीस्ट उनकी जान और माल की हानि ना हो। तो ये एक अच्छा आइडिया है, बट इसकी जागरूकता जो वहाँ रह रहे हैं लोग उनको होनी चाहिए। और अभी आजकल के टाइम में काफ़ी सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको ज़रूरतें हैं वो हर जगह अवेलेबल है। पहले होता था कि दूर दराज के इलाकों में फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। अब जितना भी आप देखें, जो भी कंक्रीट बंकर्स बनाने के लिए सामान चाहिए वो हर रिमोट कॉर्नर में अवेलेबल है जी। तो ये एक अच्छी पहल होगी। ये एक मतलब व्यक्तिगत तौर पर जो पर्सनल, परिवार विशेष सहूलत रहेगी, बिल्कुल सहूलियत होगी। कर्नल साहब, मेरा तीसरा सवाल, जैसे हमने जिक्र किया अभी संघर्ष विराम के निरंतर उल्लंघन का, देखा ये भी गया है कि पड़ोसी मुल्क हर वो हथकंडा अपनाने में जरा भी लेश मात्र भी गुरेज नहीं करता जहां उसको लगता है कि भारत के अंदर जो है वो खलल या शांति में जो है बाधा डाली जा सके। मसलन हमने देखा आज से करीब साल डेढ़ साल पहले एक दौर आया जब स्नाइपर्स का एक बड़ा, मतलब पर्टिकुलरली टारगेट करके जवान जो ड्यूटी पर मुस्तैदी से तैनात होते थे उनको स्नाइपर से शॉट करने की कोशिश की गई। दूसरा, जैसे आपने कवर फायर का जिक्र किया, एक उनका ट्रेंड बन गया है कि जब घुसपैठ करवानी है तो आप सीज फायर वायलेशन कीजिए, और घुसपैठ का जो है वो प्रयास निरंतर होता रहा है। उसमें मैं सुरंगों को जोड़ना चाहूँगा। जैसे हम सांबा की बात करें तो कम से कम 2 मरतबा तो बिल्कुल ये स्पष्ट हो चुका है कि आतंकियों ने सुरंग को जरिया बना के भारतीय हिस्से में, भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया, सीमा में प्रवेश किया। तो ये जो एकदम से चेंज, और उसके साथ ड्रोन को आप जोड़ लीजिए, ये 3 चीजें, मैंने स्नाइपर की बात की, सुरंगों की बात की और ड्रोन्स की बात की, जिसके जरिए हथियार तो फेंके ही गए, अलबत्ता भौतिक तौर पर या भौगोलिक तौर पर कहाँ कैसी परिस्थितियां हैं उसका भी अवलोकन जो है वो बड़े, क्योंकि तकनीक के हिसाब से दुश्मन जो है वो हर वो हथकंडा अपना रहा है, तो उसको कैसे काउंटर किया जा सकता है या कैसे काउंटर किया जा रहा है। अगर ये राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में जो बात आपको लगता है, आप उस पर चाहे नो कमेंट्स भी कर सकते हैं, लेकिन किस तरीके से हम लोग जो है दुश्मन को इसके ऊपर जवाब दे रहे हैं? जो आपने बेसिकली इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स की बात करी जी, उसके लिए अगर आप देखें तो पूरे LOC और IB जी, इसके साथ साथ हमने मल्टीपल ग्रिड्स में, मल्टीपल टीयर्स में अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय कर रखा है जी, जिसमें जो एक ऑल अलोंग द IB एंड LOC, दैट इज कॉल्ड फ्रंट लाइन, उसके अंदर और उसके अंदर, सो इट इज मल्टीपल टीयर्स कि खुदा न खास्ता अगर बाई चांस
फर्स्ट ग्रिड से बाई चांस कोई सफलता हासिल भी कर लेता है इन्फिल्ट्रेशन में, ही इज ट्रैप्ड इन सेकंड। जैसे आपने रजौरी में भी कुछ दिन पहले इंसिडेंट देखा, तो ही इज ट्रैप्ड इन स्टेप 2। एंड सिमिलरली कई सारे केसेस आपने देखे होंगे, लेट इट बी दैट एनकाउंटर इन बन प्लाजा जो कुछ महीने पहले हुआ, तो उसमें भी सिक्योरिटी फोर्सेस जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ही अच्छे से कनेक्टेड हैं आज की डेट में। लेट इट बी बीएसएफ जो बॉर्डर्स पर है, आईबी के साथ साथ एलओसी पर इंडियन आर्मी, उसके बाद जेएंडके पुलिस जो कि बहुत ही एक्टिवली इन्वॉल्व है और कोऑर्डिनेटेड है, एंड स्पेशली उनका जो इंट नेटवर्क है दैट इज वेरी गुड। और इसके अलावा सीआरपीएफ, तो जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस जम्मू एंड कश्मीर में हैं दे आर वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड। इनमें एक अच्छी सिनर्जी देखने को मिली है। अगर आप पिछले रिसेंट 2-3 सालों की अगर इंसिडेंट्स देखें तो भारी संख्या में टेररिस्ट को नुकसान पहुंचाया गया है, उनकी लीडरशिप को तबाह कर दिया गया है और साथ ही साथ एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज पाकिस्तान की तरफ गया है कि वो लाख कोशिशें कर ले बट यहाँ उनके जो मंसूबे हो कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा जो टाइम के साथ साथ उनकी तरफ से अलग अलग तरह के जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जिसमें कि ड्रोन्स का एक बड़ा इनोवेटिव तरीका उन्होंने अपनाया था, और जो टनल्स पीछे देखी गई सांबा वाले एरिया में, वो भी एक वो पहले भी ट्राई करते थे बट अभी तक उस चीज को ट्राई किए जा रहे हैं। सो उसके लिए बेसिकली हमारा एक सर्विलेंस ग्रिड होता है जो कि बॉर्डर्स के साथ साथ, उस सर्विलेंस ग्रिड में इट इज मिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और मैनुअल ऑब्जर्वेशन। तो इसका एक मिक्स मोड चलता है जिसमें कि कुछ एक हमारे सर्विलेंस इक्विपमेंट वो 24/7 उनसे हम ऑब्जर्व करते हैं और साथ ही साथ मैनुअली ऑब्जर्व करते हैं। तो इनके दोनों को कोऑर्डिनेट करके देन पूरा जो सर्विलेंस ग्रिड है वो पूरा इंटैक्ट होता है। सो वो एक चेक का पैरामीटर है। अभी पहले ड्रोन्स मतलब ड्रोन्स का मूवमेंट स्पेशली आईबी के साथ साथ बहुत बार देखा गया है। कुछ हफ्ते पहले भी जब ड्रोन की एंट्री हुई तो बीएसएफ की तरफ से अलर्टनेस एंड फायरिंग की गई एंड ड्रोन वापस चले गए। सो मैक्सिमम केसेस में थिंग्स आर ऑब्जर्व्ड और दे आर काउंटेड एंड दे हैव टू स्टेप आउट। बट कई बार हो सकता है कि उन्होंने 1-2 बार दे वर सक्सेसफुल, 1-2 बार वेपन ड्रॉपिंग में अगेन इसी एरिया में कठुआ सांबा वाले एरिया में। बट सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से हर वक्त एफर्ट है कि उनको बेहतरीन तालमेल है और बिल्कुल तालमेल बहुत अच्छा, और उनको किसी भी तौर तरीके से किसी भी मंसूबे में कामयाबी नहीं मिल पाएगी। जो स्नाइपर्स की बात आपने करी, स्नाइपर्स एक्चुअली एक स्पेसिफिक जो टारगेटिंग है ये पहले भी चलती थी, इट इज नॉट कि अभी हुआ है। अभी सिर्फ होता है ना टाइम के साथ साथ आपको नए नए हथियार मिलते जाते हैं। सो पाकिस्तान कुछ और देशों की मदद से दे आर एक्वायरिंग सम वेपन्स जिसको टाइम टू टाइम यूज करना चाहता है लाइन ऑफ कंट्रोल ऑब्लिक इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ साथ। सो अगर उसका हर चीज का मतलब अगर आप देखें तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के पास बेहतर तोड़ है। अगर वो किसी चीज को स्ट्राइक करने की कोशिश करेंगे उनको डबल इफेक्ट में उसका मतलब जवाब मिलता है, प्रत्युत्तर दिया जाएगा। तो स्नाइपिंग के इंसिडेंट्स का जवाब भी उसी तरह से मिलता है। दे आर काउंटर्ड वेरी हैवीली एंड इवन दे आर टारगेटेड स्पेसिफिकली ताकि वहां से भी स्नाइपिंग के इंसिडेंट्स ना हो सके। दो दे आर ट्राइंग फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, तो बट अगेन जहां कहीं से भी ट्राई करते हैं दे आर काउंटर्ड वेरी हैवी। I got it, sir. My next question to you, which I just would like to ask particularly about the drugs. If we will see the latest incident in which more than 60 kilogram of heroin particularly had been caught at the border from BSF initially. In fact, what happened last week, we have SSP Jammu here, and he also explained it very comprehensively and told that police at the end of the day went even up to Punjab and find it out right from the place from where it had been eradicated. तो पॉइंट ये है कि जैसे आपने अभी तालमेल की बात की, पाकिस्तान जो है
वो अपने इस आतंक की जो विश्व रेल है इसको पोषित करने के लिए नशे को एक बड़ा हथियार बनाकर चलता है। और देखा यह गया है कि कश्मीर की तरफ से अक्सर ऐसी बड़ी खेपें जो हैं पकड़ी जाती हैं, और अब जम्मू खित्ते में भी ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हमने देखे हैं। तो उसमें जो तालमेल है, क्योंकि सीमा सुरक्षा बल भी तैनात है सरहद के ऊपर, भारतीय सेना तो है ही, तीसरा उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, और हम अगर सिक्योरिटी एजेंसीज की बात करें तो आर्मी इंटेलिजेंस है, जी ब्रांच है। तो इन सबका जो आपसी तालमेल है, खास तौर से मैं ड्रग्स की बात करूंगा, उसको लेकर आपका दृष्टिकोण क्या है? क्या वो अप टू दैट एक्सटेंट है जहां हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के किसी नापाक मंसूबे को कामयाब नहीं होने दिया जाए? अगेन इस जो ड्रग्स का एंगल है उसमें उनकी तरफ से कोशिशें जरूर हो रही हैं जी, बट अगर आप देखें जो हमारा एक तो सिनर्जी इन इंटेलिजेंस, जी, दैट इज वन। सेकंड, इतने सारे अवेयरनेस ड्राइव्स जो इंडियन आर्मी एंड इवन J&K पुलिस ऑल्सो पूरे जम्मू एंड कश्मीर में इतने सारे सिक्योरिटी ड्राइव्स एंड इवन उसमें गवर्नमेंट एजेंसीज, NGOs सभी को शामिल करके जो चल रहे हैं, आई डोंट थिंक किसी और एरिया में इतने चल रहे हों। हमारे स्पेशली कुछ एक सद्भावना प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें हम ये इंडियन आर्मी की तरफ से कोशिश रही है हमेशा कि जम्मू एंड कश्मीर के युवा को एंड इवन जो बड़े हैं उनको भी एटलीस्ट इस काबिल बनाया जाए कि वो अपना रोजगार केवल स्वरोजगार भी बना सकें और रोजगार लेने में सक्षम भी हो सकें। जी बिल्कुल, इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जी। उन्हीं प्रोजेक्ट्स में विमेन एम्पावरमेंट, देन यूथ एम्पावरमेंट, देन यूथ डेवलपमेंट, कई सारी नोड्स बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हैं और उनमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अगर पूरा आप स्कैन करें जम्मू एंड कश्मीर का डायनेमिक्स, जी, उसी कड़ी का एक हिस्सा है अवेयरनेस ड्राइव्स। ओके। तो हमारे जितने भी एजुकेशनल अवेयरनेस ड्राइव्स चलते हैं उसमें ये जो ड्रग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में एम्फेसिस दिया गया है और यूथ को जागरूक किया जा रहा है जगह जगह पर, टाइम टाइम पर, कि इस अभिशाप से दूर रहना है। बिकॉज अगर एक बार वो यूथ इसमें ट्रैप हो गया तो आने वाले समय में एक तो जो भविष्य है उनका वो अंधकारमय होगा और साथ ही साथ प्रदेश के लिए और देश के लिए एक बहुत ही दुखद भविष्य होगा। सो इससे बचने के लिए यूथ को हमेशा हर वक्त उनको मोटिवेट किया जा रहा है कि इस महामारी से दूर रहना है। और जब उनको अपना ब्राइट फ्यूचर दिखता है तो ऑब्वियसली हमने काफ़ी सारी चेंजेस देखी हैं पूरी रिमोटेस्ट ऑफ एरियाज में कि युवा इतना उत्सुक है अच्छे रास्ते पर चलने के लिए। जी, ये आर्मी की जो भर्ती रैली बता देती है, भर्ती रैली में हम जगह जगह ट्रेनिंग दे रहे हैं। जी। कल रात को मैं नौशेरा से वापस आया हूँ। रास्ते में आते आते अंधेरे में मुझे कई सारे युवा दौड़ते हुए दिखे। जी। एंड मैं मेरे साथ जो कुलीग बैठे थे मैं उनको बता रहा कि देखो कितना उत्सुकता है लोगों में, कितना जोश है। एंड ऐसे लोग जो इतनी मेहनत करके जब वो किसी भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी नौकरी को हासिल करेंगे तो उस प्रोफेशन में पूरा जस्टिफाइड योगदान देंगे। निश्चित तौर पर उनको बरगलाना जरा मुश्किल है। बिल्कुल। अब युवाओं की बात चलिए तो एक और बड़ा अहम तरीन सवाल इसके साथ ही जुड़ता है। दो बड़े ऐसे हमने इंसिडेंट्स देखे पिछले कुछ महीनों में जिसमें हम जैसे हनी ट्रैप कहते हैं, जिसमें लोकल यूथ जो था उसको एक बड़े नफासत के साथ कैद किया गया और उसके बाद वो सारी जानकारियां उन्होंने जिसको दुश्मन देश जो है खुफिया मानता वो निकलवाने की कोशिश की गई। एंड इनफैक्ट इफ वी विल सी दोज पीपल वर एक्चुअली विक्टिम्स बिकॉज दे हैव बीन डिसीव्ड एंड दे डिडंट नो एक्चुअली व्हाट दे वर डूइंग। तो उसके प्रति जागरूकता के लिहाज से भारतीय सेना क्या कर रही है? देखो, भारतीय सेना में लगातार इस चीज़ पर स्पेशली इंटरनल सेटअप में लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा पहले तो उनको गाइड किया जाता है, एजुकेट किया जाता है, उसके बाद हर स्टेप पर सुपरविजन। सो देयर आर मल्टीपल लेयर्स ऑफ सुपरविजन जिसको टाइम टू टाइम क्रॉस चेक भी किया जाता है। अब इतने सारे लोगों में कई बार वन ऑड इंसिडेंट मे हैपन,
वो किसी भी सिस्टम में हो सकता है। Pretty obvious कि जब वहां से भरपूर अलग अलग तरीकों से अटेम्प्ट किए जा रहे हैं जी, और उस टाइप के अटेम्प्ट के बारे में किसी को जानकारी नहीं हो तो फंस सकता है जी। बट जो चीजें एंटिसिपेट की जाती हैं कि इस तरीके से हो सकता है और जो चीजें जिस तरीके से वो कर चुके हैं जी, इन सभी चीजों के बारे में टाइम टू टाइम एंड इवन इट इज रिपीटेड हर किसी को जानकारी दी जाती है जी, और साथ ही साथ उनको जागरूक किया जाता है। एंड इसके अलावा आपने देखा होगा इंडियन आर्मी में इवन जितने भी हम चाहे जितने भी सोल्जर्स हैं या ट्रुप्स हैं, हर किसी को एक आदेश है, ऑर्डर्स हैं बेसिकली। एक हमारी रूलिंग है कि नोबडी विल बी अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया जी। तो इस सोशल मीडिया से निजात पाने के बाद मतलब नियरली 80% ऑफ चांस ऑफ फॉलिंग ट्रैप टू दैट इज रूल्ड आउट। एंड उसके अलावा जो छोटा सा थोड़ा बहुत चांस बचता है उसमें अगर हम टाइम टू टाइम उनको एजुकेट कर रहे हैं जी, और साथ ही साथ हम सिर्फ इंटरनल ही नहीं, अगर आप जो आर्मी का प्रेजेंस और आर्मी का जो इंटरेक्शन सिविलियंस के साथ जो रिमोट एरियाज में बहुत ज़्यादा है। ओके। क्यों? उनकी डिपेंडेंसी आपस में बहुत ज़्यादा है। जी जी। हर मुश्किल वक्त में आर्मी साथ में है, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो साथ में आते हैं, किसी को मेडिकली कोई प्रॉब्लम हो आर्मी इज़ अवेलेबल इमीडिएटली। इवन आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे मैंने बाई चांस एक ट्वीट देखा जिसमें राजौरी के किसी रिमोट एरिया से एक युवा का ट्वीट था कि उसकी माँ बहुत बीमार है और उसने पीएमओ को टैग किया था। बाई चांस मैंने पढ़ा हो एंड आई एक्टिवेटेड दैट फॉर्मेशन राजौरी में रोमियो फोर्स जी। और जैसे ही हमने उनको एक्टिवेट किया, आप बिलीव नहीं करेंगे, विद इन 2 आवर्स जो मेडिकल पर्सनल थे वो उसके घर पे थे। उन्होंने इनिशियली चेक किया, फर्स्ट एड दिया, उन माता जी को वहाँ से इवैक्यूएट किया गया, राजौरी लाया गया और उनका ट्रीटमेंट कराया गया। एंड उस युवा ने मतलब उसने मुझे बाद में कॉल करके बहुत धन्यवाद दिया कि सर इट इज़ अनइमेजिनेबल एंड मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा रिस्पांस आएगा। अनडाउटेडली कर्नल साहब, आर्मी डजंट नीड एनी प्रीएम्बल इफ यू विल सी द सोशल कंडक्ट ऑफ इट। मैं अपने दर्शकों को भी यहाँ एक चीज़ बता देना चाहूँ, चाहे ऑपरेशन सद्भावना की बात हो, ऑपरेशन गुडविल की बात हो, जैसे कर्नल साहब ने भी अभी जिक्र किया, भारत भ्रमण से लेकर वृद्धों तक ऐसे दर्जनों कार्यक्रम जो हैं वो भारतीय सेना ने चलाए हैं, जिसमें दिव्यांगों को कृत्रिम अंग देने की बात हो, ऐसे बच्चों को जो आर्थिक रूप से ऐसे घरों से नहीं है, पढ़ाई का मुद्दा हो, तो सेना का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। कर्नल साहब, सवाल बड़े हैं, मैं चाहता हूं कि हम 2-3 अहम तरीन और सवाल हैं उनको जल्दी से हम ब्रीफ आउट करें। एक बड़ा अहम तरीन सवाल मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूँगा, जितनी भी आर्मी हमारी बेस्ड है, मैं नगरोटा की बात करूँगा आपसे, मैं सांबा की बात करूँगा, कठुआ की भी बात करूँगा। अब देखिए 4 से 5 बड़े मिलिटेंट अटैक्स पिछले 3 से 4 सालों में हुए हैं। देखा ये गया है कि जहाँ जहाँ आर्मी स्टैब्लिशमेंट्स हैं वहीं से होता हुआ लोकल कॉलोनीज को भी रास्ता जाता है। मसलन मैं सांबा मेसर की अगर बात करूं तो जो मिलिटेंट अटैक लास्ट अटेम्प्ट था उनका, उसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल शहीद हुए थे और कैजुअलिटी जो थी वो काफ़ी मात्रा में थी, काफ़ी बड़ी संख्या थी। वो मुद्दा ये है कि एक जवान जो गेट पर तैनात है, अब वो गाहे बगाहे देखता तो है कि कौन आ रहा है, लेकिन जब एक बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो पीछे कॉलोनी है वहाँ रहते हैं और वो आवाजाही जो है वो बहुत बड़ी संख्या में होती है, तो क्या इस पर कभी गौर नहीं किया गया भारतीय सेना की तरफ से कि कोई एक ऐसा एंटीडोट निकाला जाए या उनको कोई अलग से रास्ता दे दिया जाए? मतलब वो जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, नगरोटा का जैसे मैंने जिक्र किया, सांबा का किया, तो ऐसी बतेरी कॉलोनियाँ हैं जहाँ पे आर्मी के साथ जो है सिविलियंस जो हैं उनकी बस्तियाँ हैं और रास्ता एक है। तो इसके ऊपर किस तरह का संज्ञान जो है वो भारतीय सेना जो है वो लेना चाहेगी या कोई प्रयास हुआ है इस पर? इसके ऊपर खैर प्रयास काफ़ी हुए हैं, कुछ और इवन लेट इट बी रिक्वेस्ट बेस्ड और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को मिला के कई सारे प्रयास हुए हैं। पर एक जो नागरिक वहाँ पे रह रहे हैं उनकी तरफ से भी काफ़ी योगदान चाहिए इस चीज़ में जी। जनरली उनकी तरफ से जो रास्ते से रिलेटेड और कनेक्टेड प्रयास हुए हैं उनकी तरफ उतना पॉजिटिव रिस्पांस नहीं रहा है जितना होना चाहिए। इसके अलावा
जो वहाँ सेंट्रीज होते हैं, इनफैक्ट हमारा फोर्सेस का होता है कि फ्रीक्वेंट रोटेशन मतलब ट्रुप्स का होता है जी। फिर भी रूटीन में ड्यूटी देते देते लोग पहचान जाते हैं कि कौन इस एरिया का है कौन नहीं है जी। पर कई बार जब हाई अलर्ट्स होते हैं तो हमें रोकना पड़ता है जी। और उस टाइम अगर आप देखें कई लोग इतने फ्यूरियस हो जाते हैं कि मैं इतने सालों से यहाँ रह रहा हूँ, मुझे क्यों चेक किया जा रहा है, मुझे क्यों रोका जा रहा है जी। कुछ एक चीज़ों में मेरी यही गुजारिश है कि जितना बेहतर कोऑपरेशन सिविलियन की तरफ से होगा वो सिक्योरिटी के मामले में बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा और हर चीज़ को फैसिलिटेट करेगा, इवन उन्हीं को फैसिलिटेट करेगा। कन्नर साहब, मैं बिल्कुल आपने बड़े बेहतरीन ढंग से इसको ब्रीफ किया, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा सवाल को और एलेबोरेट करना चाहूँगा। मसलन हम बात करते हैं कहीं पर कोई सड़क जो है वो इन्हांस होती है, हम विक्रम चौक की बात करते हैं, वहाँ दुकानदार थे, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको इंस्टेड ऑफ दैट कहीं पे और जगह दे दी। मेरा सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा लोकल या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर सेना ने कभी कोई ऐसा इस तरीके का कोई फ्रेम आउट किया है कि ऐसे इलाकों से कम भारतीय सेना को अलग कर दिया जाए ताकि वो जो समस्या है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो जड़ से खत्म हो जाए? मेरा सवाल इसके ऊपर है आपसे। इस दिशा में आई डोंट थिंक रीसेटलमेंट की जो आप मतलब व्हाट आई अंडरस्टूड, उसमें एक्चुअली मे बी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी समझता है प्रॉब्लम क्या है और आर्मी भी समझती है प्रॉब्लम क्या है जी। बट एक कलेक्टिव इसका जो सोल्यूशन है ये आई थिंक एक बड़ा ही डायरेक्टिव तरीके से हो तभी चल पाएगा। दैट मस्ट बी रिकंसाइल्ड, दैट्स व्हाट यू फील, राइट? हाँ, ओके, लेट मी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट सर। एक और बड़ा अहमतरीन सवाल मैं जो समझता हूं कि जिसे अक्सर मैंने देखा है कि ऐसी आतंकी घटनाओं में भुनाया गया है, भारतीय सेना की जो वर्दी है, यूनिफॉर्म है, ये एक शौर्य का प्रतीक है कि उनकी उस अदम्य वैलर, साहस का प्रतीक है। लेकिन बाजार में रेहड़ी फड़ियों पर जब ये वर्दी बिकती है, और ये भी तय है कि ऐसे बहुतेरे इंसिडेंट्स हैं जिनमें मिलिटेंट्स ने भारतीय सेना की वर्दी को जरिया बनाकर घुसपैठ की है, और ऐसे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ एरियाज के लिहाज से जो ऐसे एरियाज थे जहाँ पे सेना की अपनी एक मतलब स्थापित यूनिट्स थी, वहाँ पे हमले किए हैं। इस पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से भी बहुतेरी बार बात हुई, लेकिन निष्कर्ष नहीं निकला। इस पर आपका क्या कहना है? इस पर मेरा यही कहना है कि एक बड़ा क्लियर कट ऑर्डर्स इस दिशा में चाहिए और वो ऑन ग्राउंड भी इम्प्लीमेंट होने चाहिए, जो अभी तक नहीं हुआ। जो सुंजवा अटैक होने के बाद जी बहुत सारी डिस्कशंस हुई थी, कई सारे ऑर्डर्स इशू भी हुए थे जी, बट जो ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन है उसके ऊपर थोड़ा सा और तवज्जो देने की ज़रूरत है, ताकि एक तरफ एक्चुअली अगर आप देखें तो जरूरत भी है बट देन स्पेसिफाइड ओनर्स और स्पेसिफाइड डीलर्स को ही इसकी परमिशन मिले जी, तो तब इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लग सकती है। एंड जो भी कोई वहाँ सपोज कोई वर्दी खरीदने आता है तो उसके हल्का सा कोई सम ऑथेंटिसिटी इन हिज डॉक्यूमेंटेशन जी वो चेक करके अगर दिया जाए जी, सो इससे काफ़ी मात्रा में कंट्रोल हो जाएगा। दो जिसने किसी ने लेना है वो उसका भी तोड़ निकाल के कुछ ना कुछ मतलब दे ट्राई देयर अटेम्प्ट्स, इवन पीपल कम विद फेक आई कार्ड्स। सो जिसने डिसीव करना है ही विल ट्राई आउट मेनी अदर वेज, बट स्टिल हमारी तरफ से या कलेक्टिवली एक कोशिश जरूर होनी रिकमेंडेड है कि अगर स्पेसिफाइड डीलर्स को ही इसके बेसिकली परमिशन हो उसको सेल आउट करने की, तो उससे काफ़ी सारा जो सिक्योरिटी वाला सेटअप है उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। पीआरओ साहब, समय का अभाव है, 2-3 बड़े संजीदा प्रश्न जो ज्वलंत मुद्दों पर आधारित है मैं आपसे बात करना चाहूँगा। एक सवाल जो जुड़ा है एक ग्रास रूट लेवल पर तैनात भारतीय जवान से, चाहे वो सरहद पर है चाहे वो मिलिटेंसी अफेक्टेड एरिया में है। सुसाइड अटेम्प्ट्स का जो दर है वो बीते एक दशक में एकदम से उसका ग्राफ बढ़ा था। उसमें बहुतेरे कारण बताए गए, उसमें ये भी कहा गया कि मोबाइल का जो इस्तेमाल है वो एक रीज़न है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट उन जवानों को नहीं है, मसलन उनके घर में कोई ज़मीन जायदाद का मसला है तो सपोर्ट नहीं मिला, जवान परेशान था तब दिक्कत हो गई। योग का एक अटेम्प्ट लिया गया कि उनको मानसिक तौर पर जवानों को कोई शांति जो है वो महसूस हो,
तो और ऐसे जो बड़े मतलब मैं कहता हूँ फैटल काइंड ऑफ इंसिडेंट्स हमने देखे हैं। कई बार जवान को छुट्टी नहीं मिलती है तो वो अपना आपा खोकर बड़ा एग्रेसिवली कई बार अपने सीनियर्स तक को शूट कर देता है। तो ये एक बड़ी ज्वलंत समस्या है। इसके ऊपर मौजूदा समय में भारतीय सेना किस तरीके से कैसा दृष्टिकोण रखती है और क्या क्या प्रयास एक उस जवान के लिए किए जा रहे हैं ताकि वो एक बेहतर मानसिक स्थिति में काम कर सके? जो प्रेजेंट सिनेरियो में है, अगर आप देखें, जो भी एक सोल्जर जी ऑफिसर और जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस में आता है जी, वो एक किसी समाज से आ रहा है जी। और अगर आप कंपेयर करें, बेसिकली पहले वो इंसान है, फिर जवान है जी। नाउ अगर आप डायनामिक्स कंपेयर करें, सी इन योर सोसाइटी कि पहले से कितनी सारी चेंजेस हैं जी। तो सिमिलरली कुछ ना कुछ चेंजेस सिस्टम में, हर सिस्टम में, क्यों समाज का हिस्सा है तो हर सिस्टम में कोई ना कोई सिमिलर चेंजेस देखने को मिलती हैं। क्यों? इंसान सेम है जी जी, चाहे वो समाज में है चाहे फोर्सेस में है, ही इज कनेक्टेड टू ए सोशल सेटअप जी। अब अगर हम अपने यंगर जनरेशन को देखें या अपनी एल्डर जनरेशन को देखें जी, तो हम भी ये महसूस करते हैं कि जो हमारी एल्डर जनरेशन थी वो हमसे ज़्यादा सुदृढ़ थी जी। उनके दे वर स्ट्रॉन्ग फिजिकली, मेंटली, लेट इट बी एनी एक्ट, दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग जी। एंड अगर यंगर जनरेशन की तरफ देखें जी, तो हम अपने से कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि ये तो वी फाइंड देम सॉफ्ट जी, नॉट मेंटली और फिजिकली हार्डन्ड। यप। अब जो ये लड़के जो यंगर जनरेशन है, आजकल बच्चों का भी कॉन्सेप्ट अगर आप देखें तो इट इज सिंगल चाइल्ड और मैक्सिमम 2, मोस्ट प्रोबेबली जॉइंट फैमिलीज का भी प्रचलन खत्म हो गया एंड दे आर पैम्पर्ड चाइल्ड। यप, दैट्स ट्रू। सो ये घर में हर कोई अपने घर में लिव लाइक ए किंग। जी जी। जब वो सिस्टम में जाता है, ही हैज टू लिव लाइक नॉर्मल प्रजा। यप, जैसे बाकी कर रहे हैं जी। ठीक है। अब उस सिस्टम में अगर आप फोर्सेस की, हमारा जो ट्रेनिंग है, हमारा जो रख रखाव है, इसको बड़े साइंटिफिकली भी एनालाइज किया जाता है टाइम टू टाइम। ओके। जो इनकी ट्रेनिंग है इट इज प्लान्ड ऑन वेरी साइंटिफिक मॉडल जी, कि ताकि हर चीज का ध्यान रखते हुए किसको कैसे मॉड्यूलेट करना है जी, और किसको कैसे टफ बनाना है मेंटली, फिजिकली। मोरओवर डिसिप्लिन प्लेज अ पिवटल रोल इन द ट्रेनिंग। फोर्सेज में डिसिप्लिन इज बैकबोन। दैट्स व्हाट इट इज जी। अगर डिसिप्लिन दैट कैन नॉट बी कंप्रोमाइज्ड, दैट कैन नॉट बी कंप्रोमाइज्ड। यप। So that is one. If you see a softer guy coming from society, he is trained physically, mentally hardened on a very very scientific way, और उसको एक सशक्त सोल्जर बनाया जाता है ताकि वो किसी भी कंडीशन में उसको रखा जाए, he is able to do his duty. That is one. फिर जब फोर्सेज में लोग आते हैं तो हमारा इवन जहाँ भी डिप्लॉयड होते हैं हम लोग, हमारी ऑन द ग्राउंड, ऑन द जॉब ट्रेनिंग चलती रहती है और हर ईयर किसी न किसी साइकिल के रूप में जो ट्रेनिंग है उसको रिफ्रेश किया जाता है। जो हमने पहले ट्रेनिंग करी है उसको रिफ्रेश किया जाता है ताकि हर वक्त तो सोल्जर ट्रेंड रहे। दैट इज वन। अब आई बात सोशल मीडिया के इम्पैक्ट की। सोशल मीडिया आई थिंक हमारे समाज में इसका जो यूटिलाइजेशन है, इसका मिस यूटिलाइजेशन ज़्यादा है एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन इज लेस। तो अगेन दिस सोल्जर इज फ्रॉम ए सोसाइटी, ही हैज लर्नड देयर, सो सिमिलरली दे ट्राई टू डू लाइक दैट। बट इसमें सबसे अच्छा स्टेप अगर फोर्सेज में आपने देखा होगा, वी आर ऑल अवे फ्रॉम सोशल मीडिया, सो दैट पोर्शन इज नाउ कट ऑफ। सो एटलीस्ट एक बड़ा अच्छा स्टेप जिससे कि कई सारे इंसिडेंट्स को होने से रोका जा सकता है। लॉन्ग बैक जब हमने ज्वाइन किया था फोर्सेज, मोबाइल नहीं थे, वी यूज्ड टू राइट लेटर्स एंड वी यूज्ड टू ईगरली वेट कि मेरे घर से कोई लेटर आएगा और जब वो लेटर आता था उसको महीनों तक पढ़ा जाता था एंड इट यूज्ड टू गिव डिफरेंट फ्लेवर एवरी टाइम विद एवरी रीडिंग। बिल्कुल। सो इस दौरान जब वो लेटर किसी ने लिखा है, अगर किसी को प्रॉब्लम भी हो, हमारे घर में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, इवन इट हैपेंड विद माय, मेरे घर में भी पर्सनली भी कुछ प्रॉब्लम हुई थी, जब तक लेटर मेरे पास पहुंचा दैट वुड बी रिकंसाइल्ड, दैट प्रॉब्लम वाज ओवर। क्यों?
सोसाइटी भी और संयुक्त परिवार की जो मैंने बात आपसे की, वो भी एक बड़ा और सोसाइटी की इंटेग्रिटी इतनी अच्छी थी कि किसी एक को प्रॉब्लम हो जाए तो 10 लोग इकट्ठे हैं उसकी प्रॉब्लम का निवारण करने के लिए जी। सो अब ये भी एक सोसाइटी में प्रॉब्लम है कि हर कोई दूसरे को देखेगा, प्रॉब्लम होगी, उसकी तुलनात्मक ढंग से अब परिस्थितियां भिन्न हैं, हम ये सपोर्ट करने में नहीं आएगा आगे। चलिए बीआरओ साहब, हम आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज से करीब 2 साल पहले पुंछ में कुछ एक आतंकी घटना के दौरान ऐसे हथियार बरामद हुए थे जिनमें तालिबानी ठप्पा जो था, ऐसी खबरें जो थी वो सामने आई थी। अब मैं इसे थोड़ा सा प्रश्न को एलेबोरेट करने की कोशिश करूंगा। अगर हम देखें पाकिस्तान का वो अफगान बॉर्डर के साथ लगता हुआ वजीरिस्तान वाला इलाका, हकानी ग्रुप, मैं एक पहला नाम आपसे ले रहा हूँ। उसके बाद अगर आप गुलाबुद्दीन वाला एंड देखें, वो जो सोवियत इरा से चलता चला आ रहा है, इन ग्रुप्स का एक बड़ी एक धाक है। और ये भी जग विदित है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र हमेशा से नाम का रहा है, हुकूमत हमेशा से आईएसआई के हाथ में ही रही है अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन मैं उस दौर की बात कर रहा हूं कि जब अगर आसमान में बादल हुआ करते थे तो ये मिलिटेंट्स जो थे ये लोग बाहर आते थे, अन्यथा इनको डर होता था कि कब कहां से अमेरिकन ड्रोन जो है उनको हिट करेगा। अब अमेरिकन फोर्सेस अगर विड्रॉ होती हैं, जैसा कि निरंतर अटकलें लग रही हैं और अमेरिका में भी अब आमूल-तूल परिवर्तन जो है वो देखने को मिल रहा है, उसका कितना इम्पैक्ट उस एंड का, अगर तालिबान का रुख घूमता है, कितना इम्पैक्ट जो है वो आप भारतीय सरहदों और इसके साथ जुड़े इलाकों में मानते हैं? देखिए, जो इंडियन बॉर्डर्स पे उस चीज़ का मेरे हिसाब से ज़्यादा इफेक्ट नहीं होने वाला है। रीज़न, स्पेशली इस एरिया की अगर मैं बात करूं, जहां जो सबसे अफेक्टेड एरिया है जी, जो हमने पिछले 2-3 साल में चेंजेस देखी हैं, एंड स्पेशली आफ्टर दिस एब्रोगेशन ऑफ 370 जी, एंड गवर्नमेंट का इतना सारा एम्फेसिस कि हम किस तरह से यहाँ के सिटीजन्स की लाइफ बेहतर करें जी। तो इवन रिमोट एरियाज हमने ऑब्जर्व किया है कि अब लोगों का जो झुकाव है जी, लोगों का जो, हर किसी को बेहतरी चाहिए, हर किसी को अच्छी ज़िंदगी चाहिए। सो उनका झुकाव अच्छी ज़िंदगी और बेहतरी के लिए निरंतर जागरूकता आ रही है, लोगों में जागरूकता आ रही है। प्लस हाँ, सो पहले जो ये डिस्टर्बेंसेस आती थी, ये आती थी कि दे यूज्ड टू गिव देम मनी और समथिंग लाइक दैट, कुछ ना कुछ उनको फैसिलिटेट करते थे जी। तो अगर वो चीज़ें उनको पहले से ही मिल जाएंगी, गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाएंगी और हमारे सिस्टम की तरफ से इंश्योर की जाएंगी, तो मेरे हिसाब से दैट फर्स्ट थिंग इज रूल्ड आउट। एंड सेकेंडली जो इफेक्ट है, इफेक्ट एक्चुअली इट इज कलेक्टिव। बाहर से कोई तभी आएगा जब उसको अंदर कोई सपोर्ट मिलेगा जी। सो अंदर का सपोर्ट काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो गया है, इट इज़ गोइंग डाउन डे बाय डे, एंड हर किसी की यही इच्छा है, इवन सिक्योरिटी फोर्सेस विल बी मोर देन हैप्पी कि हम ये इंश्योर कर पाए, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हमें कोई साल इंसिडेंट फ्री मिले इस एरिया में, और हम ये देखें कि इस एरिया के लोग खुशहाली से फ्रीली घूम रहे हैं और एक उनके मन में कोई डर नहीं है जी। तो इस दिन की हम कामना कर रहे हैं और हम देखना चाहते हैं कि वो दिन जल्दी से आए, और अगर ये मिला जुला अगर सहयोग से, अगर ये इसी रास्ते पर अगर ये जो हमारा सिविलियन अगर सपोर्ट करते रहेंगे सिक्योरिटी फोर्सेस की, जो आजकल लोग कर रहे हैं जी, काफ़ी समय से चल रहा है, तो मेरे हिसाब से बाहर से कोई एलिमेंट इस एरिया में ना ही कदम रख पाएगा और ना ही यहाँ की जो पीस और हार्मनी है उसको डिस्टर्ब कर पाएगा। होपफुली कर्नल आनंद, वी विल थिंक सो दैट द टाइम विल कम व्हेन द very sincere and hearted support will be in favor of our Indian Army and whatever the paramilitary forces we have in this country. आपने बहुतेरे सवालों पर बड़ी बारीकी से और बड़े एक संतुलित ढंग से आपने हमारे दर्शकों को रूबरू करवाया उन तमाम ज्वलंत समस्याओं को लेकर जो जुड़ी हैं भारतीय सेना में कार्यरत जवानों से लेकर एक आम आदमी तक। आपका इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, ये थे रक्षा प्रवक्ता जम्मू से लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद, जिन्होंने उन तमाम मुद्दों पर बड़ी बारीकी और बड़ी नफासत के साथ अपने दृष्टिकोण को रखा और ये भी बताने की कोशिश की कि किस तरीके से भारतीय सेना जमीनी सतह पर खड़ी होकर एक आम आदमी के साथ, एक ऐसे अवाम के साथ जो आर्थिक रूप से इतना संपन्न नहीं है, दूर दराज के इलाकों में रहने वाला है और आतंकवाद से किसी जमाने में पीड़ित रहा है,
तो वो जो सपोर्ट इंडियन आर्मी का मिला उस पर कर्नल साहब ने बड़ी एक विस्तृत ढंग से जो है प्रकाश डाला। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। पुनः आपसे मुलाकात होगी किसी नई शख्सियत को लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, शब ख़ैर।